बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 और आज जो हम चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने इस कोर्स में जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस करना है वो 8 प्रॉपर्टीज हैं। आज हम जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जाएंगे वो है एटॉमिक साइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा टॉपिक था पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर इंशाल्लाह हम अपने आज के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने ये अच्छे तरीके से पढ़ा है कि इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और उन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज बेस्ड अपॉन देयर सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज। यानी हमने एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया, हमने जो क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की ग्रुप्स और पीरियड्स में, दैट इज बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। येट इसके बावजूद भी ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स स्टेडीली चेंजेस। मैंने यहां पे ये बात कही कि नो डाउट कि ग्रुप्स और पीरियड्स में हमने क्लासिफाई किया उनकी सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज के लिहाज से, लेकिन चूंकि एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट में किसी भी ग्रुप में रहते हुए या पीरियड में रहते हुए न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद चेंज होती है, ग्रुप में होते हुए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। इस वजह से उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या कर जाती हैं, चेंज। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे चेंज हो जाती हैं, यही हम आज के और आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हमने डिटेल से लेके चलना है वो प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब आप इन टर्म्स को देखते हैं एटॉमिक साइज, तो आपको टर्म्स को देख के लफ्जी मतलब पता चलता है एटम का साइज। तो सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की, तो अब हमने एटम को मापना है, बताइए एटम को किस पैरामीटर से मापा जाए। तो याद रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, एटम्स आर सपोज्ड टू बी स्फेरिकल। हमने ये सपोज कर रखा है कि एटम स्फेरिकल हैं। चूंकि एटम स्फेरिकल हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रेडियाई आर यूज्ड टू एक्सप्रेस देयर साइजेस। चूंकि हमने ये सपोज कर रखा है कि एटम स्फेरिकल हैं, तो जब हमने उनके साइज की बात करनी है तो हम डिफरेंट टाइप्स के रेडियाई, रेडियस की जमा है, डिफरेंट टाइप्स के रेडियाई का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनके साइज को एक्सप्रेस कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस रीजन, इस वजह से साइज ऑफ एटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन, साइज ऑफ एटम को एक्सप्रेस किया जाता है बुनियादी तौर पे 2 तरह से। एक को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस और दूसरा है आयोनिक रेडियस। अब मैं मजीद कोई बात करूं, पहले मैंने आपसे ये कह दिया कि हमने एटम को स्फेरिकल सपोज किया है, हमने एटम के साइज को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट रेडियाई की टर्म यूज की है, उनमें 2 हैं, एक एटॉमिक और दूसरा आयोनिक। मैं आपको यहां पे ये बात भी करता चलूं कि जो फिर एटॉमिक रेडियस है ये 3 तरह का है, जिसे आप कह सकते हैं पहले नंबर पर मेटेलिक रेडियस, दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं वंडर वॉल्स रेडियस, तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कोवलेंट रेडियस।
इसी तरह माय डियर स्टूडेंट जो आयोनिक रेडियस है ये भी दो तरह का है। एक को हम बोलते हैं एन आयोनिक रेडियस, क्योंकि आयंस दो तरह के हैं, और एक है कैट आयोनिक रेडियस। मैं आपको जस्ट एक एक टर्म में बताना चाहूंगा कि ये किन किन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा मेटेलिक रेडियस, एंड दैट इज जनरली यूज्ड फॉर मेटल्स। मैंने आपसे कहा वंडरवॉल्स रेडियस, दैट इज जनरली यूज्ड फॉर नोबल गैसेस। मैंने आपसे कहा कि कोवलेंट रेडियस तो उन एटम्स के लिए इस्तेमाल होता है जो कंपाउंड बनाते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। और अगर मैं आयोनिक रेडियस की बात करूं तो आपको पता चल जाता है कि मैंने क्या कहा, एन आयोनिक रेडियस यानी नेगेटिव आयन का रेडियस, कैट आयोनिक रेडियस यानी पॉजिटिव आयन का रेडियस। तो बहरहाल इन क्लासिफिकेशन से आपको ये बात पता चल गई कि हम एटम को डिफरेंट वेरियस रेडियस की टर्म्स में उसके साइज को एक्सप्रेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। यानी जिस एटम के रेडियस को आपने मापना है वो एटम किस नेचर के कंपाउंड में मौजूद है, हम उस कंपाउंड के लिहाज से उसके रेडियस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था, आपको मैंने थारोली बता दिया कि कौन कौन से केमिस्ट्री में पॉसिबल है, इनके अलावा और कोई रेडियस मुमकिन नहीं। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस को जनरली और पर्टिकुलरली आयोनिक रेडियस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा सबसे पहले हम डिटेल से देखते हैं एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले मैं आपके साथ करूंगा डेफिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। यानी एटॉमिक रेडियस से मुराद है किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल का दरमियानी फासला एटॉमिक रेडियस कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फौरन आपके जहन में एक बात क्लिक करनी चाहिए, सर ये बात तो ठीक है कि रेडियस सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का फासला है, सर आपने टर्म एवरेज क्यों इस्तेमाल की? आप सिंपल ये क्यों नहीं कह देते द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल? ये एवरेज की टर्म इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, इस एवरेज की टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई द साइजेस ऑफ एटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। हम एटम का जो साइजेस हैं वो प्रिसाइजली क्यों मेजर नहीं कर पाते? माय डियर स्टूडेंट्स, 3 रीजंस हैं कि हम एटम का साइज प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पाते। उनमें सबसे पहले रीजन याद रखिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट इंडिविजुअल एटम। आपको पता है कि एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मैं आपको एक मिसाल दूं, आप एक गहरा सांस लें ना तो हमारे जिस्म में 10 की ताकत 5 10⁻⁵ मिलियन एटम्स दाखिल हो जाते हैं। यानी एटम इतना स्मॉल है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं कि एक इंडिविजुअल एटम को सेपरेट करें और फिर उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस माप लें। एक वजह। दूसरी बात याद रखिएगा, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा, आपने श्रोडिंगर का वेव मैकेनिकल मॉडल भी पढ़ा। तो दूसरी रीजन क्या है? देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एटम। अगर आप गौर करें तो जैसे क्रिकेट का ग्राउंड है तो आप देखते हैं कि उस ग्राउंड के इर्द गिर्द एक क्रोप, एक रस्सा सा होता है जो इंडिकेट करता है कि यहां तक इस ग्राउंड की बाउंड्री है। एटम के केस में ऐसी कोई शार्प बाउंड्री नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो इवन एट इनफिनाइट डिस्टेंस। कहीं पर भी जाके इलेक्ट्रॉन के एब्सेंट होने के चांसेस 100% नहीं होते। 2 बातें हो गई। तीसरी बात जिसकी वजह से हम एटम को प्रिसाइजली उसका साइज नहीं माप सकते, तीसरी बात यह है द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम इज अफेक्टेड
कनेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम्स, यानी जिस एटम का आपने रेडियस मापना है, यानी न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस मापना है, उसकी बाउंड्री असरअंदाज हो जाती है इस बात से भी कि उसके नेबर में मौजूद दूसरा एटम कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है मीथेन CH4, तो आप देख सकते हैं कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है एक केमिकल बॉन्ड के जरिए से। एक बात, अब यही कार्बन एक और कंपाउंड में है कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच है केमिकल बॉन्ड के जरिए से। तो मुझे बताइएगा क्या दोनों केसेस में कार्बन की जो बाउंड्री है क्या वही होगी कि चेंज हो जाएगी? तो यकीनन आप कहेंगे कि सर बाउंड्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आप CH4 की बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज कुछ और है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज कुछ और है। जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में बात करते हैं तो कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज कुछ और है, इनमें रिपल्शन अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड कुछ और है। तो जब नेबरिंग एटम चेंज होगा तो उसकी बाउंड्री चेंज होगी, जब बाउंड्री चेंज होगी तो अंडरस्टूड है कि डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये तीन बातें हैं जिनकी वजह से हम एटम के साइज को प्रिसाइजली मालूम नहीं कर पाते। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ही एक इंपॉर्टेंट MCQ भी देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी is not absolute, यानी which of the following is not absolute property of an element? A ऑप्शन में है एटॉमिक साइज, B में आयोनाइजेशन एनर्जी, C में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और D में मेटेलिक करैक्टर। तो यकीनन आपको इसका जवाब पता चल चुका होगा कि इसकी राइट ऑप्शन क्या बनेगी, एटॉमिक साइज। तो बहरहाल हमने तो ये कह दिया कि प्रिसाइजली मालूम नहीं कर पाते, तो फिर यकीनन जब आपने ये कहा कि हम एटम का साइज प्रिसाइजली मालूम नहीं कर पाते, तो जो आपने पहले डेफिनेशन की थी एवरेज डिस्टेंस, आप कहेंगे सर ये भी डेफिनेशन को 100% ठीक नहीं। इससे भी एक बेहतर डेफिनेशन आपके सामने रखे देता हूं, और वो डेफिनेशन क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के दो एटम्स जो आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हैं, उनके न्यूक्लियाई का जो दरमियानी फासला है उसका हाफ क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से अटैच होते हैं और इनके न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला, जिसे आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, दैट इज 75.4 पिकोमीटर। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, और अगर मैं इसको हाफ कर लूं यानी 2 से डिवाइड कर दूं तो ये निकलता है 37.7 पिकोमीटर। दिस मींस कि ये जो है ये किसी एक हाइड्रोजन के एटम का रेडियस। तो गोया बात ये तय हुई कि एवरेज डिस्टेंस वाली डेफिनेशन से ये डेफिनेशन बेहतर है अगर हम दो एटम के न्यूक्लियाई का सेंटर दरमियानी फासला माप लें। अब ये दरमियानी फासला कैसे, डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई कैसे मापते हैं, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दो टेक्निक्स यूजुअली आजकल हम यूज करते हैं, एक है एक्सरे टेक्निक और दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आपको पता तो चल ही गया है, अगर मैं बात करूं यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस तो आप इसे पिकोमीटर में लिख सकते हैं, नैनोमीटर में लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में, जो कन्वीनियंट यूनिट आपको लगे आप उसमें इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था एटॉमिक रेडियस का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और क्यों हमने ये टर्म्स को इस्तेमाल किया। अब आ जाइए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करता है, याद रखिएगा, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। याद रखिएगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज
एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या डिस्टेंस है वो भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल जो एटॉमिक रेडियस है और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन। दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है, याद रखिएगा, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट के, या जिसे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। जब मैं आपको ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट समझाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह इस दौरान आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या फर्क है। माय डियर स्टूडेंट, अब ये एटॉमिक साइज का और शील्डिंग इफेक्ट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन तो है। अब मैं आपको पहले ये समझा दूं कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। बड़े सिंपल तरीके से आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा और इंशाल्लाह जरूर बात समझ आ जाएगी। फर्ज कर लें कि मेरे पास कोई भी एक हाइपोथेटिकल एटम है, कोई भी हाइपोथेटिकल फर्जी एटम है। उस एटम में प्रोटॉन्स की तादाद है जी, जिसे आप एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और उस एटम में जो फोर्थ शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैंने कहा फर्ज कर लीजिए, यानी एक एटम है, मैंने अभी पहले शेल की बात नहीं की, दूसरे की नहीं की, तीसरे की नहीं की। मैंने ये कहा कि एक हाइपोथेटिकल एटम है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद जी है और फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप मुझे बताइएगा कि चूंकि न्यूक्लियस और फोर्थ शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान में कोई हिंड्रेंस मौजूद नहीं, तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को बड़े अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक केस, अब फर्ज कर लीजिए कि इस दफा क्या हुआ कि अब न्यूक्लियस और फोर्थ शेल तो मौजूद है, लेकिन मैंने फोर्थ शेल से पहले पहला शेल भी ऐड कर दिया, दूसरा भी, तीसरा भी। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में आपको पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जरा सोच के बताइएगा कि जब ये चारों शेल्स आ जाएंगे एटम के अंदर, तो क्या अब भी न्यूक्लियस उतनी ही फोर्स से फोर्थ शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? क्या फोर्स ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? तो यकीनन आप जवाब देंगे कि सर अब न्यूक्लियस की फोर्थ शेल पे मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। करने वाले कौन थे? सर वो इलेक्ट्रॉन थे जो पहले शेल में मौजूद हैं, जो दूसरे में मौजूद हैं, जो तीसरे शेल में मौजूद। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, and these electrons are called intervening electron। intervening electron, सर जब ये intervening electrons आ जाते हैं तो न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है, और इस अट्रैक्शन में कमी का ही नाम क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। तो गोया मैं शील्डिंग इफेक्ट को डिफाइन कर सकता हूं, द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of the nucleus to its outermost electron, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स में कमी आना जो वैलेंस शेल में मौजूद है। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यह भी हुआ कि जितने किसी एटम में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उस एटम की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन उतनी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा और एटम का साइज भी उतना ज्यादा। मैं शॉर्टकट लिख सकता हूं कि शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के। जितने इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा और एटॉमिक रेडियस भी उतना ज्यादा। तो ये तो मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट का कांसेप्ट बता दिया। अब मैं बात करने लगा हूं कि न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या फर्क है। माय डियर स्टूडेंट, अब जरा गौर कीजिएगा। मैं वही मिसाल देता हूं कि एक एटम है, हाइपोथेटिकल एटम है, उसमें जी प्रोटॉन है, 4 शेल मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि जो चारों शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन है या जो फोर्थ शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, क्या उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स लग रही है वो क्या Z प्रोटॉन के बराबर होगी? एक लम्हे के लिए आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है, सर जाहिर बात है अगर जितने प्रोटॉन, न्यूक्लियस का होल्ड किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से। तो सर किसी एटम में जितने प्रोटॉन हैं, इसका मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड भी उतना ही लगाएगा।
असूल तो यही बनता है, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जब शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी नहीं रहती, बल्कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो अट्रैक्शन थोड़ी सी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, वो वीक हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद Z है तो जरूरी नहीं कि उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस की Z के बराबर हो। वो अट्रैक्शन Z से थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम। क्यों? क्योंकि अब क्या आ गया, शील्डिंग इफेक्ट। अब टोटल अट्रैक्शन अगर Z प्रोटॉन के बराबर है, इसमें से माइनस हो गई, इसमें से कुछ जाया हो गई, किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट। कितनी जाया हुई, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड शील्डिंग कांस्टेंट, कि कितना शील्डिंग इफेक्ट है। तो जब आप टोटल प्रोटॉन के अट्रैक्शन में टोटल जी में से सिग्मा को, शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस कर देते हैं हम, तो जो बाकी जवाब आता है दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, यानी ये वो एक्चुअल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम में न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में फर्क होगा। इफेक्टिव वो है जो एक्चुअली प्ले हो रहा है, जो एक्चुअली एक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज वो है जितने उसमें मौजूद प्रोटॉन्स। तो बहरहाल ये दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर याद रखिएगा कि जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। जितने किसी एटम में शेल्स ज्यादा होंगे उतना उस एटम का रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा। ये तीन फैक्टर्स को अपने जहन में रखिएगा और अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं, ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरिएशन करते हैं अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप। सबसे पहले हम इसकी वेरिएशन पढ़ते हैं कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, number of shells remains same, shielding effect remains same, almost बल्कि ज्यादा सुटेबल लफ्ज है, shielding effect almost remains same। एंड तीसरी बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज। इन फैक्टर्स को अगर अपने जहन में रखिए और मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखने जा रहा हूं। लेट्स सपोज मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूं। सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्या, और फ्लोरीन के बाद आपको पता है कि आ जाता है नियॉन। मैंने आपके लिए क्या किया, इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो मतलब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 3, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 1। लिथियम के बाद बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, पहले न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2। बेरिलियम के बाद बोरॉन, 5 एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 3 एंड सो ऑन। अब गौर कर रहे हैं इन सब में, अब सब में एक बात चीज गौर कर रहे हैं कि जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में है, चूंकि वो शेल की तादाद सेम रह रही है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रह रही है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है, सेम। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ने की वजह से आप देख सकते हैं कि इनका एटॉमिक रेडियस क्या करता जाता है, डिक्रीज। लिथियम मैक्सिमम, बेरिलियम बोरॉन का आगे डिक्रीज करता जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने वेरिएशन रखी थी अलोंग द पीरियड। अब आ जाइए ग्रुप, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। अब ग्रुप में, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, और फिर जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इन फैक्टर्स को जरा जहन में रखिए। मैं आपके सामने सबसे पहले बात करने लगा हूं अल्कली मेटल्स की, और अल्कली मेटल स्टार्ट है कहां से, लिथियम, सोडियम। मैंने एक कॉलम में अल्कली मेटल लिख दी और दूसरे कॉलम में मैंने उस अल्कली मेटल का
आपके सामने रेडियस लिख दिया। आप जरा गौर करिएगा कि टॉप टू बॉटम जाते हुए इनका एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज करने की वजह क्या है कि आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज। इनमें इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या करती है, इंक्रीज। गोया मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें पहले कॉलम में अल्कली मेटल थी, दूसरे कॉलम में मैंने इनका एटॉमिक रेडियस और तीसरे कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रख दी। तो टॉप टू बॉटम चूंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। इसी चीज को अगर मैं ग्राफ के जरिए से रिप्रेजेंट करूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक रेडियस। तो अल्कली मेटल्स के लिए जो कर्व है ये लिथियम से अपवर्ड सीजियम तक मूव करती है क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ग्रुप में एक और मिसाल ले लीजिए, 7th है ग्रुप जिसे आप हैलोजेंस भी बोलते हैं। अगेन मैंने इसके लिए क्या किया, एक कॉलम में हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन लिख दी, दूसरे कॉलम में मैंने इनका एटॉमिक रेडियस लिख दिया और तीसरे कॉलम में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी ताकि आपको पता चले कि अगेन टॉप टू बॉटम जाते हुए इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, शेल की तादाद इंक्रीज कर रही है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। और आप गौर करें, अगर मैं इसी टेबल को ग्राफ के जरिए से लिखूं तो अगेन जो साइज है वो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक क्या करता है, इंक्रीज, यानी कर्व अपवर्ड क्या करती है, मूव करती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने वेरिएशन पढ़ी एटॉमिक रेडियस की, किस में, ग्रुप में और पीरियड में। अब आइए, एक बड़ा ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही टेक्निकल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए जरा आप उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगा ना कि दैट व्हाट इज लैंथेनाइड। लैंथेनाइड्स क्या हैं? अगर आप मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में देखें तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में बॉटम पर एफ ब्लॉक मौजूद है। इस एफ ब्लॉक में दो सीरीज मौजूद हैं। जो पहली सीरीज है विच स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम 58 टू लुटेशियम 71, दैट सीरीज इज कॉल्ड लैंथेनाइड्स। और लैंथेनाइड्स इन्हें इस वजह से कहा जाता है बिकॉज दे स्टार्ट जस्ट आफ्टर द लैंथेनम। अब टर्म थी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना। अब इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस with increasing atomic number of lanthanide elements is called lanthanide contraction। यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, प्रोटॉन की तादाद बढ़ने से लैंथेनाइड के एटॉमिक और आयोनिक साइज में जो कमी आती है दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। और मैंने आपके सामने एक टेबल रख दिया जिसके एक कॉलम में मैंने लैंथेनाइड एलिमेंट्स लिख दिए, दूसरे कॉलम में मैंने इनके एटॉमिक रेडियस और तीसरे में आयोनिक रेडियस लिख दिए। और आप देख सकते हैं कि इनके एटॉमिक रेडियस सीरियम से लुटेशियम पर जाते हुए क्या करते हैं, डिक्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर क्या अनोखी बात है, जब भी हमने अभी पढ़ा है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे सर एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो सर यहां पे भी डिक्रीज हो रहा है सीरियम से लुटेशियम पर जाते हुए। यानी जब आप सीरियम से लुटेशियम पर जाते हैं तो सीरियम का एटॉमिक रेडियस है 165 पिकोमीटर, मैं एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं, और लुटेशियम का है 156 पिकोमीटर। तो सर बात बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये बड़ा टेक्निकल है। मेरी ख्वाहिश है कि आपको ये बात समझ आ जाए। नो डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, आप ठीक सोच रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो रेडियस है वो डिक्रीज कर रहा है, 165 से 156 हो गया। आप गौर करिएगा, जब आप सीरियम से लुटेशियम की तरफ जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं वो 14 हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय +14 यूनिट्स। 14 प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो रेडियस है वो कम तो हो रहा है, लेकिन उसमें कमी सिर्फ कितनी आ रही है, 9 पिकोमीटर की। यानी सीरियम का था 165 और लुटेशियम का कितना है 156। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो जो आपके आता है 9। तो क्या आपको कुछ अनयूजुअल नहीं लगा कि सर 14 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं
और कुछ नहीं तो जो रेडियस में कमी आए वो भी 14 पिकोमीटर आ जाए, यानी रेडियस में कमी उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। इसका मतलब यह हुआ कि इसको पढ़ना फिर जरूरी था कि प्रोटॉन की तादाद तो 14 बढ़ रही है लेकिन रेडियस उतना कम नहीं हो रहा। तो मैं आपके लिए और आसान कर दूं कि स्टेडी डिक्रीज से मुराद आप ले लें द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल। रेडियस कम हो रहा है प्रोटॉन के बढ़ने से, लेकिन वो जो स्मॉल है, जो डिक्रीज है, वो क्या है, बहुत कम। सर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें लैंथेनाइड्स की तो इनमें इन्वॉल्व होता है 4f ऑर्बिटल। याद रखिएगा 4f ऑर्बिटल हैव डिफ्यूज्ड शेप, इट हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी 4f की डिफ्यूज शेप है, इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, यानी इसको जितनी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से या इस 4f में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा करना चाहिए था ताकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाए, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से उतना शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड फोर्स क्या हो जाती है, ज्यादा, जिसकी वजह से जो कमी है वो कुछ इस तरह से आती है। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स एंड gradual increase in nuclear charge that lanthanide contraction occurs। तो ये बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मौजूद। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा टॉपिक एक खत्म होता है एटॉमिक रेडियस का। आइए जरा बात करते हैं अब आयोनिक रेडियस की। सबसे पहले बात करते हैं कि आयोनिक रेडियस है क्या। आयोनिक रेडियस क्या है? द रेडियस ऑफ आयन व्हेन सपोज्ड टू बी स्फेरिकल, यानी जब आप किसी आयन को स्फेरिकल सपोज करते हैं तो उसका जो रेडियस है, यानी न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का फासला है, दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक रेडियस दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड कैट आयोनिक रेडियस एंड अदर वन इज कॉल्ड एन आयोनिक रेडियस। अब आइए इन दोनों टाइप्स को जरा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले है कैट आयोनिक रेडियस। तो डेफिनेशन क्या बनती है, आपके सामने लिखी है कि कैट आयोनिक रेडियस एक ऐसे आयन का रेडियस है विच हैज पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर बेशुमार दफा बोर्ड्स में आ चुका, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई द रेडियस ऑफ कैट आयन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ पेरेंट एटम, यानी जो कैट आयन का रेडियस है वो स्मॉलर है और जिस एटम से वो बनता है उसका रेडियस क्या है, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सोडियम, एक मिसाल लेते हैं फिर उसका क्वेश्चन हम इसका जवाब देंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 11, यानी पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन Na+ बनाता है तो अभी भी इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद गौर कीजिएगा कितनी हो गई, 10। यानी सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। सोडियम एटम में 3 शेल थे लेकिन सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब शेल की तादाद भी कितनी रह गई है, 2। तो आप देख सकते हैं कि इनका रेडियस भी क्या कर जाता है, डिक्रीज। एटम का ज्यादा, आपके सामने वैल्यू लिखी है, और सोडियम आयन का कम। इस मिसाल को जहन में रखते हुए हम आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब क्या है, पहली बात आप कि सर क्यों कैटायन का रेडियस कम हो जाता है, ड्यू टू इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो क्या हो गई, इम्बैलेंस, यानी कैटायन में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई, कम। दूसरी बात, जब प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियस होल्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, यूजुअली लॉस ऑफ शेल अकर्स
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, यानी जब कोई कैटाइन बनता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो शेल भी खत्म हो जाता है। तो ये 3 वजूहात है जिनकी वजह से हम कहते हैं कि जो कैटाइन है उसका साइज क्या है, छोटा। और अगर मैं इसी को कि कैटाइन का साइज छोटा और उसके पेरेंट एटम का साइज बड़ा, अगर इसी चीज को मैं ग्राफ के जरिए से लिखूं तो आप देख सकते हैं कि जो कैटाइन की कर्व है ये बिलो है और न्यूट्रल एटम की कर्व क्या है, हायर है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा और कैटाइन का साइज छोटा। एक और बात यहां पे क्लियर कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने अल्कली मेटल्स की बात की थी आपके सामने। एक और बात क्लियर कर लीजिए, जो फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, चलें 100% वही फैक्टर किसको इफेक्ट करते हैं, आयोनिक रेडियस को। बहरहाल ये तो था कैटाइन। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई द रेडियस ऑफ एन आइन इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम, यानी एन9 का जो रेडियस है वो ज्यादा है उस एटम से जिससे वो बना है। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसका जवाब देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बनता है क्लोराइड आयन Cl-। प्रोटॉन अब भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। इसका मतलब है कि क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है, लेकिन क्लोराइड आयन में 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम, तो मैंने वैल्यूज फिगर्स भी लिख दिए कि इनका रेडियस क्या कर जाता है, क्लोराइड का इंक्रीज। और जहां तक जवाब की बात है, अगर मैं जवाब कहूं तो पहला पॉइंट क्या होगा, इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। देखें ना, इम्बैलेंस हो गई, 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, न्यूक्लियस होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स विद वीकर फोर्स। एटम में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन थे, आयन में 17 प्रोटॉन 18 थे, तो अब न्यूक्लियस के फोर्स क्या हो गई, वीकर हो गई। और तीसरा पॉइंट, यूजुअली एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम। तो जो शेल है, जाहिर बात है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या कर जाता है, एक्सपैंड, जब उसमें एक नया इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाता है, ऐड। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले से जो इलेक्ट्रॉन से रिपेल होता है वो साइज एक्सपैंड कर जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है। और अगर मैं इन्हीं एम आयन के रेडियस और न्यूट्रल एटम के रेडियस को हैलोजेंस के लिहाज से कंपेयर करूं तो आप ग्राफ के जरिए से देख सकते हैं कि जो M9 की कर्व है ये ऊपर है और न्यूट्रल एटम की कर्व नीचे है, क्योंकि N9 का साइज क्या है, बड़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरी जो बात है आज के इस टॉपिक में वो है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो में ना सेम, इलेक्ट्रॉनिक में ना इलेक्ट्रॉन, स्पीशी में ना शेल। अब ये कोई एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। मैं बहरहाल यहां पे इसको जरा आयन के लिहाज से अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक कहूंगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, ऐसे स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, एक शॉर्टकट बताऊंगा और इंशाल्लाह ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जितने किसी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा, उस स्पीशी की साइज उतना कम होगा। अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंने तीनों में प्रोटॉन की तादाद लिख दी। ये आयनिक स्पीशीज है, Na+, Mg2+, Al3+। मैंने तीनों में प्रोटॉन की तादाद लिख दी, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिख दी, तीनों का रेडियस लिख दिया। तो आप गौर कर रहे हैं कि हालांकि तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका रेडियस क्या है, सबसे कम। याद रखिएगा, ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ये भी किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम इनका साइज क्या करता है, इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज। इसी तरह एक और मिसाल ले लीजिए, एन आयनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो जो एन आयनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, इसमें मैंने आपके सामने
अगेन 3 स्पीशीज रख दी आपके सामने मौजूद हैं। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी रख दी, इन तीनों में मैंने प्रोटॉन्स की तादाद भी रख दी और तीनों का मैंने साइज भी आपके सामने रख दिया। और यूं आपको ये पता चलता है कि जिसमें प्रोटॉन की तादाद कम है उसका साइज सबसे ज्यादा है। मैं इसको जनरलाइज भी कर सकता हूं इन दोनों को, कैटाइन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और M9S आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को, कि जिस पॉजिटिव स्पीशी में जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज उतना कम, जितना किसी नेगेटिव स्पीशी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज उतना बड़ा। यानी मैं इसको जनरलाइज करके पॉजिटिव स्पीशी के लिए मैंने M की टर्म यूज कर ली और नेगेटिव के लिए X की, तो मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।